वेलकम टू द चैनल बच्चों। मैंने इससे पहले विदेशी विनिमय बाजार क्या होता है उस पर एक वीडियो डाला था और आज हम इस वीडियो में विनिमय दर को प्रभावित करने वाले तत्वों और अनुकूल विनिमय दर क्या होती है, प्रतिकूल विनिमय दर क्या होती है और विनिमय दर के कितने प्रकार प्रचलित हैं उनकी बात करने वाले हैं। आज मैं आपको ये वीडियो पीडीएफ फॉर्म में दे रही हूँ क्योंकि कई बार इससे रिलेटेड रिलेवेंट मटेरियल कंपटीशन की तैयारी करने वालों को भी नहीं मिल पाते हैं। तो ये मैंने यूपीएससी और पीएससी में पढ़ी जाने वाली पुस्तकों और साथ ही एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की पुस्तकों को मिलाकर ये पीडीएफ नोट्स तैयार किया है और आज उसी फॉर्म में हम समझेंगे विनिमय दरों को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उनके बारे में। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एक जो विदेशी विनिमय बाजार होता है उसमें जो प्रचलित बाजार दर होती है विदेशी विनिमय की, वो अक्सर विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है। और विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति की दर को प्रभावित करने वाले या मांग और पूर्ति की मात्रा को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों में से पहला होता है व्यापार में परिवर्तन। अगर दो देशों के बीच में व्यापार की स्थितियों में परिवर्तन आ जाता है, निर्यात की मात्रा और आयात की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है, तो उस हिसाब से मुद्रा की, विदेशी मुद्रा की मांग भी कम ज्यादा होती रहती है। अगर किसी देश का निर्यात ज्यादा है तो उसके घरेलू मुद्रा की मांग बढ़ेगी और आयात ज्यादा है तो विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ेगी। तो आप अब समझ ही गए होंगे कि अगर विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ रही है तो विनिमय दर हो जाएगा प्रतिकूल और अगर घरेलू मुद्रा की मांग बढ़ रही है तो विनिमय दर हो जाएगा अनुकूल। और दूसरी बात जो बहुत अधिक प्रभावित करती है विनिमय दरों को, वो है पूंजी का प्रवाह, फ्लो ऑफ कैपिटल। अब इसको समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि पूंजी का प्रवाह दो तरह का होता है, एक अल्पकालीन और एक होता है दीर्घकालीन। जैसे अमेरिका अगर भारत में निवेश करता है तो ये पूंजी का प्रवाह है और इसकी वजह से विदेशी विनिमय बाजार में भारतीय रुपए की मांग बढ़ेगी और भारतीय रुपए का अमेरिकन डॉलर में मूल्य भी बढ़ेगा बच्चों। अब आगे बात करें तो ये है सिक्योरिटीज की बात हो रही है, प्रतिभूतियों की, स्टॉक एक्सचेंज के सौदे और विदेशी शेयर और ऋण पत्र भी जब एक देश एक दूसरे की खरीदते हैं तो उस हिसाब से विदेशी विनिमय की मांग बढ़ती और घटती है। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर आपने किसी दूसरे देश के शेयर्स खरीदे हैं तो आपको कौन सी मुद्रा की जरूरत होगी? जी हाँ, विदेशी मुद्रा की। लेकिन अगर किसी ने आपके देश का शेयर खरीदा है तो डेफिनेटली उसको आपके देश की मुद्रा की मांग होगी। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि विदेशी विनिमय कब अनुकूल होगा और कब प्रतिकूल। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बैंक दरों की। बैंक दर भी विनिमय दर को प्रभावित करती है और बच्चों यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि जो बैंक दर होती है वो अगर बढ़ाई जाती है तो जो देश में विदेशी ऊंची ब्याज दर कमाने के उद्देश्य से अधिक पैसे लगाते हैं जिससे ज्यादा पैसा हमारे देश में आता है और विनिमय की पूर्ति बढ़ती है। लेकिन अगर हमारी बैंक दर कम है कि उनके जमा पैसे पे हम कम ब्याज दे रहे हैं तो डेफिनेटली वो लगाना नहीं चाहेंगे और उसकी वजह से हमारा जो विनिमय है वो प्रतिकूल हो जाएगा। अब बात करते हैं राजनीतिक दशाओं की। जी हाँ, ये हम सभी जानते हैं कि राजनीतिक दशाएं अगर स्थिर हैं तो उस देश पे विदेशियों का या पूरे विश्व का विश्वास बढ़ता है और अगर विश्वास बढ़ रहा है तो विदेशी निवेश बढ़ेगा और अगर विदेशी निवेश बढ़ रहा है तो घरेलू मुद्रा की मांग तो बढ़ेगी ही और विनिमय दर पक्ष में बदल जाएगा। इसके अलावा बच्चों इसके बारे में आपने सट्टा बाजार के बारे में तो सुना ही होगा। सट्टे बाजार की क्रियाओं से भी विनिमय दर बहुत अधिक प्रभावित होती है और यदि सट्टेबाज विदेशी मुद्रा के मूल्य की कमी की संभावना को देखते हैं तो उसे बेचना शुरू कर देते हैं जिससे विनिमय दर विदेशी मुद्रा के लिए प्रतिकूल हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो विदेशी मुद्रा दर जो है बच्चों वो घरेलू मुद्रा के पक्ष में हो जाती है। अब थोड़ा समझ लेते हैं हम कि हम कब कहेंगे कि अनुकूल दर है और कब प्रतिकूल। बहुत ही सरल उदाहरण से मैंने यहाँ पे स्पष्ट किया है कि घरेलू मुद्रा में जब विनिमय दर देश की मुद्रा में व्यक्त की जाती है तब गिरती हुई विनिमय दर हमारे लिए अनुकूल होती है। पॉइंट समझिएगा बच्चों, अगर आपके मुद्रा में विनिमय दर को व्यक्त किया जा रहा है तो गिरती हुई विनिमय दर आपके लिए अच्छी होगी क्योंकि आप विदेशों से ज्यादा चीजें खरीद पाएंगे। एक सिंपल से उदाहरण से मैंने यहाँ पे बताया है कि यदि $1 की कीमत 74 रुपए है और अचानक से घटकर $1 की कीमत 70 हो जाती है तो याद कीजिए आपको 4 रुपए तो कम देने पड़ रहे हैं।
तो हुआ ना वो आपके पक्ष में। इसीलिए कहा जाता है कि घटती हुई विनिमय दर घरेलू मुद्रा में अगर व्यक्त हो रही है तो वो अनुकूल होती है। इसके विपरीत अगर विनिमय दर बढ़ जाए, $1 के लिए आपको 76 रुपए देने पड़े, तो आप तो पहले 74 दे रहे थे ना, अब 2 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए वो क्या कंडीशन हो जाएगी, प्रतिकूल की। लेकिन याद रखिएगा, ये घरेलू मुद्रा में जब व्यक्त हो रहा हो तब ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर विदेशी मुद्रा में व्यक्त हो तो क्या होगा। ठीक उसके उल्टा ही, कि बढ़ती हुई विनिमय दर जो है वो देश के पक्ष में होगी और गिरती हुई विनिमय दर देश के विपक्ष में होगी। जैसे यहाँ मैंने बताया है, यदि 1 रुपए बराबर 4 सेंट की दर है और वो बढ़कर 1 रुपए बराबर 5 सेंट हो जाए, तो पहले आपको सिर्फ 4 मिल रहा था, अब एक और ज्यादा मिलने लगा, तो हो गई ना आपके लिए विनिमय दर आपके पक्ष में। अब ठीक वैसा ही उल्टा समझ लीजिए कि अगर 1 रुपए के बदले वो घट जाए और 3 ही सेंट मिले, तो या आपको 1 का घाटा, 1 सेंट का घाटा तो हो गई ना विपक्ष में। तो सिर्फ इतना ही, जब भी आप अनुकूल और प्रतिकूल विनिमय दर को बताएं तो आपको एक बार घरेलू मुद्रा की स्थिति में और एक बार विदेशी मुद्रा की स्थिति में बताना होगा, और दोनों में विपरीत संबंध होता है, ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद कंपटीशन एग्जाम्स के कई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे विनिमय दरों के कितने प्रकार होते हैं। 1 या 2 से सभी परिचित होते हैं बच्चों, लेकिन यहाँ पर बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस के साथ विनिमय दरों के अनेक प्रकारों के बारे में बात की जाती है। एक दर, बहुदर, स्थिर विनिमय दर, लोचपूर्ण विनिमय दर, हाजिर विनिमय दर, अग्रिम विनिमय दर, क्रय दर, विक्रय दर, बाजार दर और संतुलित दर। और हम धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में एक एक विनिमय दर को लेकर चलेंगे बच्चों, और उसके निर्धारण को भी समझेंगे। अब हम बात कर लेते हैं स्थिर विनिमय दरों की। तो स्थिर विनिमय दर जैसा नाम से स्पष्ट है, स्थिर होते हैं, सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, एक निश्चित सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। इसे आप इस तरीके से भी मान सकते हैं कि ये स्वर्ण मान वाली दर होती है, इसलिए भी ये विनिमय दर जो है वो स्थिर होती है बच्चों। और साथ ही इसमें जो एक स्वर्ण बिंदु प्राप्त किया जाता है कि इस लेवल पर आने के बाद अब कोई भी परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा। अब ये अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 2 तरीके से अस्तित्व में आई थी ऐतिहासिक रूप से, स्वर्णमान वाली विनिमय दर या स्थिर विनिमय दर। एक तो स्वर्णमान प्रणाली के रूप में आई थी और दूसरी आई थी बच्चों विनिमय दर की ब्रेटन वुड्स प्रणाली। तो पहले आप समझ लीजिए कि स्वर्णमान प्रणाली कब तक प्रचलित थी। तो यह प्रणाली 1920 के दशक से पहले तक प्रचलित थी संसार के अनेक भागों में, जहां पर किसी देश की क्रय क्षमता का, विदेशी व्यापार जब होता था तो देश की क्रय क्षमता का बच्चों आधार स्वर्ण को माना जाता था, और स्वर्ण के मूल्य के आधार पर ही दूसरे देश की मुद्रा का मूल्य निर्धारित किया जाता था। क्योंकि इसमें बाद में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके बाद बहुत दिक्कतें आने लगी इस तरीके से व्यापार करने में, तो दूसरा जो हमारा ब्रेटन वुड्स प्रणाली है उसे अपनाया गया। पहले आप ये स्वर्णमान के एक उदाहरण को देख लीजिए कि यदि इंग्लैंड के 1 पाउंड में 4 ग्राम सोना और अमेरिका के $1 में 1 ग्राम सोना पाया जाता है, तो हम कुछ इस तरह लिखेंगे इसे, इंग्लैंड 1 पाउंड बराबर 4 अमेरिकी डॉलर, और अनुपात हो जाएगा 1:4 का। और इस विनिमय प्रणाली को बच्चों कंपटीशन एग्जाम और आपका एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या कहा जाता है। तो इसे टकसाली समता मूल्य कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। अब मुद्रा के टकसाली मूल्य को भी आप यहाँ पर समझिएगा कि क्या होता है। तो एक मुद्रा का टकसाली मूल्य से अभिप्राय उस मुद्रा में निहित सोने के मूल्य से आंका जाता है। तो याद रखिएगा 1920 से पहले टकसाली समता प्रणाली प्रचलित थी बच्चों, और इसे स्वर्णमान प्रणाली के नाम से भी हम जानते हैं, और ये स्थिर विनिमय दरों का एक प्रकार भी रही है। अब बात कर लेते हैं ब्रेटन वुड्स प्रणाली की, जिसे विनिमय दर की समंजनीय सीमा प्रणाली या एडजस्टेबल पेग सिस्टम कहते हैं। पेगिंग के नाम पर इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जब पहला विश्व युद्ध हुआ उसके बाद जब स्वर्णमान में विदेशी व्यापार ना हो पाया, तो उसकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए ब्रेटन वुड्स का मौद्रिक सुधार लाया गया बच्चों। ये 1944 में अमेरिका के एक ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इस ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निष्कर्षों को ही ब्रेटन वुड्स मौद्रिक सुधार का नाम भी दिया गया था बच्चों। तो ये इसमें कई क्वेश्चंस आपके छुपे हुए हैं कि ये कहाँ पे किया गया था इस सिस्टम को और क्या कहा जाता है, तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी होगी।
अब इस प्रणाली को समझिए कि इसको पेगिंग सिस्टम ही क्यों कहते हैं। तो पेगिंग सिस्टम इसलिए क्योंकि पेगिंग का अर्थ होता है संबंधित कर देना, जोड़ देना। तो विभिन्न देशों की मुद्राओं को अमेरिकी डॉलर के साथ पेग्ड कर दिया गया था, मतलब उसके साथ संबंधित कर दिया गया था बच्चों। जैसे अमेरिकी डॉलर का एक निश्चित कीमत और स्वर्ण मूल्य निर्धारित कर दिया गया था कि अमेरिकी डॉलर बराबर 40 रुपए और उसके पीछे माना जाएगा कि 2 या 3 ग्राम सोना है। तो इस तरीके से बाकी सभी मुद्रा को अमेरिकी डॉलर में बदला जाने लगा था। एक मुद्रा का अमेरिकी डॉलर के रूप में मूल्य का निहित अर्थ उस मुद्रा के सोने के रूप में मूल्य माना गया था कि मतलब अब डॉलर किसके इक्विवेलेंट हो गया, डॉलर हो गया सोने के इक्विवेलेंट। और तब डॉलर से हम अब इंडियन रुपीस का कंपैरिजन करेंगे कि $1 बराबर कितने रुपीस। तो अगर $1 बराबर 76 रुपए तो बराबर ये समझा जाएगा कि 76 रुपए का सोना, मतलब इतना इंपॉर्टेंस बढ़ा दिया गया था इसमें डॉलर का। दो मुद्राओं के बीच समता के लिए स्वर्ण को ही अंतिम इकाई माना गया, लेकिन स्वर्ण को किससे रिलेटेड कर दिया गया, अमेरिकी डॉलर से बच्चों। तो यहाँ पर मुद्रा की जो समायोजन क्षमता थी ना, वो उसमें कोई भी परिवर्तन IMF जो था उसके निर्देश के अनुसार हो सकता था। जैसे आप करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि नहीं $1 बराबर 74 रुपए हो, तो 74 रुपए में ये जो 2 रुपए आप कम करना चाह रहे हैं, तो ये किसकी अनुमति से आप कर सकते थे, ये आप IMF की अनुमति से ही कर सकते थे। तो इसे जरा समझिएगा कि क्यों हम कहते हैं कि अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे को धीरे धीरे ऑक्यूपाई कर लिया। उसमें एक इसने भी बहुत बड़ा रोल निभाया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये ब्रेटन वुड्स के मौद्रिक सुधारों ने। अब चलिए बात कर लेते हैं कि स्थिर विनिमय दरों के क्या गुण होते हैं। तो स्थिर विनिमय दर अगर किसी देश ने अपनाई हुई है बच्चों, तो हम सभी जानते हैं कि उससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि लोगों का उस पर विश्वास बढ़ेगा, उसकी मुद्रा का मूल्य बार बार नहीं गिरेगा। और जब मुद्रा का मूल्य बार बार नहीं गिरेगा तो विदेशी लोग भी उस देश में पैसा लगाना चाहेंगे, तो विदेशी पूंजी को भी इसमें प्रोत्साहन मिलेगा, उस देश में पूंजी निर्माण बढ़ेगा क्योंकि विदेशी निवेश बढ़ेगा और खुद वहां के लोगों को अपनी मुद्रा पे पूरा पूरा भरोसा रहेगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा पूंजी निर्माण का कार्य करेंगे। और अगर स्थिर विनिमय दर है तो आर्थिक नियोजन जैसी जो योजनाएं होती हैं, कल्याणकारी योजनाएं, उसमें बिलीव बढ़ेगा और जो योजनाएं सफल होंगी क्योंकि बार बार कीमतों का उतार चढ़ाव नहीं होगा। और साथ ही में भुगतान संतुलन उस देश का थोड़ा स्थिर बनाया रह सकता है क्योंकि मुद्रा के मूल्य में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हो रहा है बच्चों। तो ये स्थिर विनिमय दर के कुछ गुण हैं। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि इससे हानि क्या है। हानि तो आपको नजर आ ही रही होगी, जब हर एक चीज फिक्स हो तो जब मार्केट बहुत अप है तो क्या वो देश उसका लाभ ले पाएगा? डेफिनेटली नहीं ले पाएगा। तो इसमें ऐसा होता है कि स्थिर विनिमय दर बनाए रखने के लिए कई बार राष्ट्रीय हित जो होते हैं या जहां हम कमा सकते थे विदेशी व्यापार में, हमारी चीज की बड़ी डिमांड थी, लेकिन हमने तो स्थिर विनिमय दर अपनाया था, तो हम अपने मुद्रा के मूल्य को कुछ नहीं किए, तो हम उस टाइम का फायदा नहीं ले पाते हैं बच्चों। तो ये एक राष्ट्रीय हितों की अवहेलना हो जाती है। इस तरह का अनेक क्षेत्रों पे बड़ा नियंत्रण रखना पड़ता है कि भाई कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, कोई बैंकिंग उद्योग व्यवसाय में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, हमारा विनिमय दर बिल्कुल स्थिर बना रहे। तो एक कठोर नियंत्रण हो जाता है और ये कठोर नियंत्रण कभी कभी अर्थव्यवस्था को आगे नहीं बढ़ने देता है। फिर विनिमय दर में कभी कभी आकस्मिक उच्चावचन हो जाते हैं, जैसे आपने तो कुछ नहीं किया, आपने तो बना के रखा है कि हाँ भाई हम इतना ही देंगे, लेकिन अगर बात मैं करूं कि अमेरिका ने अचानक कह दिया नहीं मैं तो अपना $1 भारत को 80 रुपए में दूंगा, तो IMF से उसने अनुमति भी ले ली, उसने कर दिया 80। अब उसके 80 कर देने की वजह से ये जो अचानक से हुआ तो हमारा सारा सौदा और व्यापार जो 74 रुपए पे तय हुआ था उसमें हर एक में 6 रुपए बढ़ जाएंगे बच्चों। और अगर ऐसा होगा तो हमको तो घाटा हो गया ना भाई। तो ये भी एक बड़ा दोष है इनका। तो चलिए ये तो स्थिर विनिमय दरों की बात थी। अब हम बात कर लेते हैं लोचपूर्ण विनिमय दरों की। तो जो लोचशील विनिमय दर प्रणाली होती है बच्चों, वो विदेशी मुद्रा बाजारों में जो मुद्रा की मांग होती है करंट में, जैसे आज के डेट में, कल के डेट में, ऐसी जो मांगे होती हैं उस आधार पर निर्धारित होती है। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि आर रेट जो है वो फलन डीएस के, फलन का मतलब ही होता है प्रभावित करना, तो डी फॉर डिमांड, एस फॉर सप्लाई। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं कि आर बराबर विनिमय दर, डी बराबर अंतरराष्ट्रीय बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग और एस बराबर अंतरराष्ट्रीय बाजार में मुद्राओं की पूर्ति। अब
अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिस देश की मुद्रा की मांग ज्यादा होगी और जिस देश की मुद्रा की मांग कम होगी वो सब देखा जाएगा, और साथ में विनिमय दर जब मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी तब निर्धारित किया जाएगा। तो ये हर एक देश के लिए अलग अलग हो सकता है आज मेरे भारत की डिमांड जो है वो ज्यादा हो, कल को जापान के एन की डिमांड ज्यादा हो, तो इस तरह की सिचुएशन रहती है। यहाँ तत्काल मूल्य तय होता है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। अब इसे थोड़ा देख लेते हैं कि इस प्रणाली के क्या क्या गुण हैं। बहुत ही सरल प्रणाली है, कोई टेंशन नहीं लेना। मार्केट खोलो, देखो, जो मनी मार्केट है उसमें देख लो भाई किसके क्या मूल्य चल रहा है, किसकी आज ज्यादा डिमांड है, तो उस हिसाब से उस देश का विनिमय दर तत्काल वहीं पे तय होता है। ये सरल प्रणाली है, एकदम समायोजन होता रहता है। सुबह तक जापान के एन की मांग हो रही थी, शाम के 5 बजे इंडिया के रुपए की मांग होने लगी। हो सकता है कि अगर मार्केट 7 बजे तक खुल रहा है तो उस वक्त अमेरिका के डॉलर की मांग होने लगेगी। तो ये आपस में समायोजित होता रहता है, इसके लिए कुछ भी अलग से करने का आवश्यकता नहीं होता है। प्लस इसमें क्या होता है बच्चों की कभी कभी हम पूरा लाभ ले सकते हैं। लोचपूर्ण अगर विनिमय दर है और किसी दिन मेरे देश की मुद्रा की मांग ज्यादा है तो उस दिन हमने जो करार किए, जो सौदे किए, वो हमारे लिए फायदेमंद हो गए। तो उस फायदेमंद सौदे से हम अपने भुगतान संतुलन को बहुत हद तक सुधार सकते हैं। इसके अलावा जब आपको अपने मनी की वैल्यू बढ़ानी है इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मनी मार्केट में, तो आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं आप उसका अच्छे से अच्छा उपयोग करोगे, उन रिसोर्सेज को और ज्यादा लगाओगे, पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करोगे। वो कहते हैं ना कि दुनिया के सामने दिखाओगे कि वी कैन मेक दिस, वी कैन मेक दिस, तो वो लोग देखेंगे और उनका जो है वो बहुत अधिक विश्वास बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं हम विनिमय नियंत्रण जो है, इसमें बहुत अधिक नियंत्रण करने की जरूरत नहीं होती। जैसा कि आप जानते हैं कि स्थिर विनिमय दर जो होती है उसमें नियंत्रण की आवश्यकता बहुत होती है ताकि स्थिर बनाए रखा जा सके। लेकिन चूंकि ये तो बाजार पे डिपेंड कर रही है तो किसी भी तरह की नियंत्रण की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं भाई कि क्या क्या बुराइयां हैं इसकी। तो अनिश्चितता दिन भर में ऊपर नीचे होती रहती है, ये सबसे बड़ी इसकी बुराई है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी इसके कारण अस्थिरता रहती है। मैंने स्थिरता लिख दिया है, उसे आप समझिएगा। अस्थिरता रहती है क्योंकि हर रोज जो मनी का वैल्यू है वो कम ज्यादा होता रहता है। अगर बात करें हम दुष्परिणामों की, तो ये जो लोच है बच्चों, लोच जो बढ़ना या घटने की जो प्रवृत्ति है विनिमय दरों की, यदि वो लोच कम होती है तो समझ जाइए कि फिर बहुत अधिक विदेशी विनिमय मार्केट में दिक्कतें आ सकती हैं किसी भी देश के लिए, क्योंकि कई बार इसी वजह से कई मुद्राएं दुर्लभ मुद्रा में आ जाती हैं। जैसे अभी सबसे ज्यादा वैल्यू हमारे सऊदी अरब के दिनार का है, तो वो होना भी इसलिए है क्योंकि वहां यही कंडीशन है, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते दिनार में, ना उनके पास स्वर्णमान की कमी है और ना उनके मुद्रा की मांग कम होती है। तो ये एक स्थिति बनती है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार और पूंजी प्रवाह की अगर बात करें तो उन दोनों पे बुरा प्रभाव पड़ता है। भाई रोज जब चेंज हो रहा है तो कौन बिलीव करेगा आप पे, कौन ज्यादा पैसे अपने इन्वेस्ट करना चाहेगा। तो ये जो बार बार परिवर्तन है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी बुरा प्रभाव डालता है। और दूसरा कि ये सट्टेबाजी को बढ़ाता है, मतलब हर रोज सुबह से ही सट्टा लगना चालू कि भाई आज फ्रांस की मुद्रा का, अमेरिका के डॉलर का क्या क्या चलेगा, जर्मनी के मार्क का क्या रेट चलेगा, मतलब सट्टे की प्रवृत्ति पर बहुत अधिक बल मिलता है इससे। और हम जैसे विकासशील देश के लोग, अब तो खैर हम भारत वाले परिवर्तनशील देश कहलाते हैं, तो परिवर्तनशील देशों के लिए भी इस तरह की विनिमय दर को बहुत अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि इससे उनका भुगतान संतुलन भी प्रतिकूल होता रहता है। तो आई होप आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को समझ पाए होंगे और मैं नेक्स्ट जो वीडियो है वो इनके निर्धारण पर लेकर आऊंगी और हम वहां पे अधिक से अधिमांग और अवमूल्यन सबकी स्थितियों को भी देखेंगे। चैनल पे बने रहिए।